हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे अपन एक्चुअली कोर टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट का उसके तरफ मूव कर रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ से जो पोर्शन आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हम जो देख रहे हैं दैट इज़ पैकिंग इन क्यूबिक सिस्टम, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम जो होता है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। इफ़ यू रिमेंबर, हमने 7 बेसिक लैटिसेस देखे थे अपन ने, और उससे अपन ने 14 ब्रेविस लैटिसेस देखे थे। तो जो 7 बेसिक लैटिसेस थे उसमें क्यूबिक के यू रिमेंबर 3 टाइप के हमने क्रिस्टल्स देखे थे। एक तो सिंपल था, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा था फेस सेंटर्ड। ओके, तो ये 3 जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो यही स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो फॉर्चुनेटली जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स थे अपने रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और वो सारे, तो दोज आर नॉट दैट कॉमन। कहीं कहीं आते हैं ऑब्वियसली, कि जैसे फॉर एग्जांपल मोनोक्लिनिक जो होता है दैट इज़ इन सल्फ़र, वो ज़्यादा कॉमन होता है। ऑर्थोरोम्बिक भी मिलता है सल्फ़र में। सो ये आइसोलेटेडली अपने को मिलते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो अपने को मिलेंगे दैट इज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो हमारा फोकस क्या रहेगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ओके, सो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स दीज आर द मोस्ट कॉमन वन। मोस्ट मेटल्स जो होते हैं जैसे एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये वन ऑफ द क्यूबिक सिस्टम स्ट्रक्चर्स से बनते हैं बेसिकली। There are 3 types of cubic lattices. Remember, simple cubic, body centered and face centered. और यही स्ट्रक्चर्स अपन देखने वाले हैं। ओके, बट यू नीड टू नो, यही जो सीखने वाले अपन सिंपल और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में, उसी से हम लोग एंड सेंटर्ड भी बना सकते हैं। तो उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा नज़र डाल देंगे अपन। बट दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स। तो देखो, सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ओके, सो सबसे पहले तो अपने को सिंपल ही समझना पड़ेगा एनीवे। सो दैट इज़ अवर क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे देखो 8 एटम्स से बना हुआ है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। ओके, और इसके मैं अगर हर एलिमेंट का सेंटर लेके अगर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज़ दिस। ओके, एंड दैट इज़ हाउ द लैटिस वुड एक्चुअली लुक, एग्जैक्ट लैटिस। ऑलराइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग पूरे एटम्स यहाँ पे नहीं ले रहे। तो यहाँ पे ये जो एटम है इसका कुछ पोर्शन इस लैटिस में ले रहे हैं। ओके, सो वही पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है इन दैट लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, सो इस तरह से 8 एटम्स है हमारे पास, और 8 एटम्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस लैटिस में आया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन दिस पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर? ओके, क्वेश्चन क्या है कि इस लैटिस स्ट्रक्चर में हर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हमको पता चलेगा कि इस लैटिस स्ट्रक्चर में नेट कितने एटम्स है। दिख रहे तो अपने को 8, लेकिन पूरे का पूरा एटम इस स्ट्रक्चर में नहीं है, इजंट इट? हर एटम का थोड़ा सा पोर्शन है। तो वो पोर्शंस अगर अपन ऐड करते हैं तो अपने को जो एटम इन दिस पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर वो अपने को मिलेगा। ओके, सो वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन कि नंबर ऑफ एटम्स वी नो 8, और इस लैटिस स्ट्रक्चर में ओके जो भी कॉर्नर वाला एटम होता है उसका ओनली 1/8 पोर्शन इस लैटिस स्ट्रक्चर में रहेगा। ओके, सो 8 × 1/8 तो हमको मिलता है 1 एटम। मतलब कि इस क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 एटम है नेट, इजंट इट? सो दिख रहा है अपने को 8, लेकिन अगर पोर्शंस कैलकुलेट करते हैं और उनको ऐड करते हैं अपन तो 1 एटम बनता है। ओके, तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं अपन, अगर दूसरी तरह से बोलना है तो हर एक एटम 8 सेल्स में डिवाइडेड है। ओके, तो वो देखते हैं किस तरह से ये 8 सेल्स बनते हैं, वो तुमको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो। ओके, सो आई विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एटम। ओके, ये एटम के ऊपर मेरा फोकस है, और इसके आजू बाजू में देखो कितने सेल्स है। ये 1, ओके, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ओके, ये जो एटम है उसके आजू बाजू में 8 सेल्स है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तुम तो तुमको दिखेगा ये 4 सेल्स नीचे और ये 4 सेल्स उसके ऊपर। ओके, ये जैसे होता है जैसे बिल्डिंग में अपन रहते हैं, तो मान लो कि तुम 5th फ्लोर पे रह रहे हो, ठीक है ना? तो तुम्हारा जो फ्लोर है, तुम्हारा जो अपार्टमेंट का जो फ्लोर है वो नीचे वाले के रूफ के साथ शेयर्ड है, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा तुम्हारा अपार्टमेंट है वैसे ही नीचे भी है, और जो तुम्हारा रूफ है वो ऊपर वाले के फ्लोर के साथ शेयर्ड है। ओके, तो ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे ये जो एटम है दैट इज़ ऑन द रूफ, तो नीचे वाले जो सेल्स रहेंगे, मतलब ये वाला जो सेल रहेगा,
तो ऐसा ही सेल उसके पीछे भी रहेगा, ऐसा ही सेल उसके पीछे भी रहेगा, इस तरह से, और ऐसे ही सेल्स ऊपर भी रहेंगे। तो 4 सेल तो नीचे है और 4 सेल्स ऊपर है। तो इस तरह से एक जो एटम है, कोई भी अगर एटम लेते हैं, तो जैसे ये एटम ले लिया मैंने, तो इसको देखो फ्रंट से देख रहे हैं अपन, ये 1 2 3 4, तो ये 4 सेल्स उसके पीछे है और वैसे ही 4 सेल्स उसके सामने भी रहेंगे। तो कोई भी एटम अगर पकड़ते हैं अपन तो 8 सेल्स में डिवाइडेड है वो, इजंट इट, शेयर्ड है, इसको बोलते हैं अपन शेयर्ड। तो हर एटम इज शेयर्ड इन 8 एटम्स। तो एक सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8, इजंट इट। तो 1/8 ही ये इस सेल में है, अंडरस्टूड है। तो बेसिकली हम लोग इस क्यूबिक लैटिस में अगर कंट्रीब्यूशन निकाल रहे तो हम 8 एटम्स को ऐड कर रहे हैं और हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर पे अगर है तो उसके लिए ये ट्रू है। तो 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 1/8 1/8 1/8 और इसके पीछे वाला जो रहेगा जो दिख नहीं रहा है दैट इज ऑल्सो 1/8। तो इस तरह से टोटल मिला के सिर्फ एक एटम इस क्यूबिक लैटिस में है। सो क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक में ध्यान में रखना है नंबर ऑफ एटम्स पर सेल कितने रहेंगे, 1, यही तुमको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, और कैसे आता है, 1/8 × 8, ओके। तो इसी तरह से हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में भी कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितने सेल्स होते हैं, कि सॉरी इसमें कितने एटम्स होते हैं। तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, ओके। ये जो एटम्स है, ओके, तो इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू से मार्क्ड एटम है दे आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक, ओके। और ये जो रेड वाला एटम है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक। तो यहाँ पे तुम ये बात भी ध्यान में रखो कि ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है दे आर एक्चुअली नॉट टचिंग, इजंट इट, वो टच नहीं कर रहे। लेकिन ये वाला एटम ये रेड वाले को टच कर रहा है और रेड वाला एटम सारे एटम्स को टच कर रहा है, ओके। तो ये हम जो प्रिंसिपल है ये आगे अपन यूज़ में लाने वाले हैं। सो दिस इज़ हाउ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एक्चुअली लुक्स लाइक। और अगर मैं इनके सेंटर्स लेके इनको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज़ द BCC कट करके, ओके। अब इसमें कितने एटम्स है, बेसिकली कॉर्नर वाले तो 1/8 होते ही है क्योंकि हर कॉर्नर वाला 8 इसमें डिवाइडेड रहेगा, ठीक है ना। तो इस सेल में उसका जो शेयर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1/8। ऐसे कितने एटम्स है, 8। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस एक पूरे के पूरा सेंटर के अंदर है, इजंट इट। तो एक पूरे के पूरा बॉडी सेंटर में है तो वो एटम एक रहेगा कंप्लीट, उसका शेयर इस सेल में कंप्लीट रहेगा, 100% है। तो इसके वजह से 1 रहेगा वो, और टोटल अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम्स 2, ओके। सो इसेंशियली इन BCC वी हैव 2 एटम्स पर सेल, 1/8 × 8 + 1। इस तरह से 2 एटम्स इस BCC में शेयर रहते। तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर सेल कितने रहेंगे, 2। ये चीज़ ध्यान में रखो। तो अब अगर तुमको समझ में आ गया कि सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड में हमने किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स पर सेल कैलकुलेट किए थे, तो फेस सेंटर्ड में तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर तुमको मालूम रहना चाहिए, दैट इज़ द फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पे ये वाले जो एटम्स है, ओके, सो ये जो ग्रे वाले जो एटम्स है दे आर एट द कॉर्नर्स, ओके। सो दीज वंस आर एट द कॉर्नर्स, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा। प्लस ये जो रेड वाले एटम है दैट इज एट द फेस सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस, ओके। हर फेस के बीच में वो है। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट कट शेप लेता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, ओके। सो ये वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कि ये पूरे के पूरा फ्रंट फेस है और फ्रंट के फेस के बीचों बीच एक एटम है, ओके। एंड उसको अगर देखता हूँ तो मैं ये ऐसा दिखेगा कट करके। तो ये कॉर्नर वाले एटम्स हो गए, इनका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है और कॉर्नर हमेशा 8 होते हैं। तो 8 कॉर्नर हर एक का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1। और ये जो फेस सेंटर वाले हैं ये फेस में बीचों बीच है, तो आधा इस सेल में रहेगा आधा उस सेल में रहेगा, इजंट इट। तो इस तरह से हर फेस सेंटर्ड वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन उस सेल में हाफ रहेगा। तो 6 फेसेस है, इजंट इट। तो अपने पास 6 फेस सेंटर्ड एटम्स है और हर एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो ये हो जाता है 3 + 1 टोटल आता है 4। तो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है 4, ऑलराइट।
तो ये फेस सेंटर्ड का नंबर है। फेस सेंटर्ड में हमारे पास 4 एटम होते हैं हर यूनिट सेल में। ओके, तो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये हाफ यू कैन क्लियरली सी हाफ दिख रहा है, तो ऐसे 6 हाफ है, सो दैट इज इक्वल टू 3, और 8 कॉर्नर्स है, तो दैट इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड है? तो ये फेस सेंटर्ड का नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, तो क्यूबिक में हमने देखा क्यूबिक इज इक्वल टू 1, BCC में जो होता है दैट इज इक्वल टू 2, और FCC फेस सेंटर्ड में होता है 4। ओके, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ECC में 2 होते हैं, और HCP ओके हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स इसमें 6 होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है मैं दिखा दूंगा तुमको। ओके, ECC तो अभी दिखा दूंगा, HCP थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ इसमें। ओके, तो ये हमको आगे आएगा, तो इसमें तुमको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो HCP में 6 एटम्स कैसे आते हैं। तो लास्ट वाला अपन देख रहे हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसको ECC भी बोलते हैं। इनफैक्ट अपन वन ऑफ द पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि जो ECC है एंड सेंटर्ड जो है वो क्यूबिक में नहीं मिलता, फिर भी अपन इसको क्यूबिक बोल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न। ये ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में मिलता है आपको, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही इसमें मिलता है, एंड सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। क्यूबिक में नहीं मिलता, एंड दैट्स व्हाई एंड सेंटर्ड इज एक्चुअली वेरी लेस कॉमन। ओके, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एंड सेंटर्ड, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई प्रॉबेबली इसको ज़्यादा अपन स्टडी नहीं करते। बट एनीवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन सेम रहेगा जस्ट एज क्यूबिक, तो इसको अपन एज अ क्यूबिक की तरह ही ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई प्रॉबेबली इट इज़ कॉल्ड एज क्यूबिक, बट इट इज़ नॉट फाउंड इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट इज़ फाउंड इन ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ओके, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स रहने की वजह से 1/8 हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। और ये जो एंड सेंटर्ड है इसमें 2 है, और एंड सेंटर्ड में देखो फेस के बीचों बीच आ रही है, मतलब ये फेस सेंटर्ड ही है लेकिन 2 ही फेसेस पे प्रेजेंट है। तो 2 फेसेस पे प्रेजेंट है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ रहेगा, तो टोटल इसका हो जाता है 1। सो इस तरह से एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं हमारे 2। तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है। तो अब अपन ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, और ये नंबर्स तुमको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स मतलब पैकिंग क्लोज है, मतलब कि जो एटम्स है वो ज़्यादा क्लोज है। तो इसके वजह से, क्योंकि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक रहने के वजह से वेस्टेज ऑफ स्पेस कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इफ़िशियंसी जो है पैकिंग की वो बढ़ जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले एक आइडिया भी दिया था। तो इसके वजह से क्या होगा कि जैसे एटम्स अगर क्लोज पैक्ड है तो इसकी वजह से एटम्स के बीच का इंटरेक्शन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और एटम्स का इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इनकी जो बॉन्डिंग रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी, और जो स्ट्रक्चर रिजल्ट होगा इसकी वजह से दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल स्ट्रक्चर और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो हमको मालूम है कि 2 डायमेंशन में ये हमने देखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है ये सबसे ज़्यादा इफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये 2D में हमने देखा था इसके पहले। ठीक है, तो मैं ये दोनों तुमको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो क्यूबिक देखते हैं और उसके बाद क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्यूबिक क्लोज पैक इन 2D। ओके, 2 डायमेंशन में है, सिर्फ देखो एक्स और वाई एक्सिस पे है। सो 2D में है ये। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक एटम्स की लेयर बनाई, और फिर सेकंड लेयर बिल्कुल उसी के ऊपर ऐड किया, और फिर थर्ड लेयर भी उसी के ऊपर ऐड किया, फोर्थ लेयर भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से अपन अपना लैटिस स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। तो इसके वजह से स्क्वायर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको अपन स्क्वायर पैकिंग भी बोलते हैं, इजंट इट। तो ये स्क्वायर पैकिंग हो गई। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम करते हैं कि पहली लेयर को अगर मैं ए बोलता हूँ तो सेकंड लेयर एग्जैक्टली उसके ऊपर है, इसलिए उसको भी ए ही बोलूँगा। थर्ड लेयर भी एग्जैक्टली उसके ऊपर है, इसलिए ए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको मैं ए टाइप पैकिंग बोलता हूँ। तो क्यूबिक अरेंजमेंट है ये, और क्यूबिक अरेंजमेंट रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ ए टाइप ऑफ पैकिंग। ऑलराइट, तो जैसे कि अपन ने बॉल्स लिए और बॉल्स को उसके ऊपर ही स्टैक किए, तो दैट इज गोइंग टू बी अ क्यूबिक पैकिंग, और इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे बाय सेइंग इट इज़ अ ए टाइप। ओके, तो ये होता है। तो ये 2D में है, और उसी तरह से यू विल गेट अ 3D। तो ये अपना 3D वाला स्ट्रक्चर है। ओके, यू कैन सी दैट ये पहली
2D की लेयर हो गई पूरी। उसी के ऊपर एग्जैक्टली उसी के ऊपर मैंने सेकंड लेयर भी रख दी, और ये थर्ड लेयर, और ये फोर्थ लेयर। तो इससे क्यूब्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्क्वायर्स क्रिएट हो रहे थे, यहाँ पे क्यूब्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक क्यूब दिखाया है। सो वी कैन थिंक ऑफ दिस एज हमने बॉक्सेस रख दिए बराबर एक दूसरे के ऊपर। तो बॉक्सेस रखने की वजह से हमको क्यूबिक पैकिंग मिल रही है इन 3D। सो इसको 3D क्यूबिक अरेंजमेंट बोल रहा है, और इसको भी ए टाइप ही अपन डिस्क्राइब करेंगे। सो वेदर इट इज स्क्वायर पैकिंग और वेदर इट इज़ अ क्यूब पैकिंग, राइट, अरेंजमेंट क्या होता है, ए टाइप। ओके, रिमेंबर इट इज़ नॉट अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस है। यू कैन सी हियर कि ये जो है दैट स्पेस इसके अंदर की दैट इज़ एम्प्टी। ओके, सो जैसे ये स्पेस एम्प्टी है, इसके ऊपर मैं एग्जैक्टली रखता हूँ तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर एम्प्टी रहेगा इनके बीच का। ओके, तो ये हमने 2D में भी देखा था कि बीच वाला जो पोर्शन होता है, तो यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज एक्चुअली एम्प्टी, ये वाला पोर्शन इज एम्प्टी। ओके, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दैट इज सॉरी, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज नॉट अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, सो अभी क्लोज पैक स्ट्रक्चर तुमको दिखा दो। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ओके, क्योंकि इसमें दो अरेंजमेंट्स बनते हैं, और ये दोनों अरेंजमेंट्स मेरे को समझा के बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2D वाला देखते हैं। 2D से शुरुआत करते हैं। सो पहली लेयर रखी मैंने, और जो सेकंड लेयर रखी वो इस तरह से रखी कि पहली लेयर की जो ग्रूव्स बन रहे हैं उस ग्रूव में मैंने सेकंड लेयर रखी है। तो यहाँ पे देखो ये ग्रूव्स में मैंने सेकंड लेयर रखी है। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल फिटिंग है, बेसिकली दिस इज नेचुरल। बॉल्स को एक के ऊपर एक स्टैक करना इज प्रीटी मच इम्पॉसिबल, इजंट इट। लेकिन इस तरह से अगर मैं पैक करता हूँ तो ये नेचुरल है। ओके, तो ये बराबर उसी के ग्रूव में जाके बैठेंगे। तो पहली लेयर को अगर मैं ए बोलता हूँ तो सेकंड लेयर को या सेकंड लाइन को मेरे को बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस। ओके, सेकंड लेयर इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। ओके, इसलिए अब पहले को मैं ए बोल रहा हूँ तो सेकंड को बी बोलूँगा। उसी तरह से थर्ड लेयर अगर देखो तुम, सो थर्ड लेयर एंड द फर्स्ट लेयर दे आर आइडेंटिकल। ओके, हर एटम बराबर एक दूसरे के लाइन में आ रहा है, इजंट इट। तो थर्ड लेयर को मैं फिर से ए बोलूँगा। तो फोर्थ लेयर इज सेम एज सेकंड लेयर। ओके, तो फोर्थ लेयर को मैं बी बोलूँगा। मतलब कि ये हो रहा है कि हर ऑड लेयर इज आइडेंटिकल एंड हर इवन लेयर इज आइडेंटिकल, एंड ऑड एंड इवन आर डिफरेंट। ओके, तो ऑड नंबर्ड वाली जितने भी आएंगी जैसे ये, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल। तो सबको मैं ऑड को एक ए लेटर दे देता हूँ, और इवन में जितने भी लेयर्स आ रहे हैं उनको मैं बी दे देता हूँ। सो ये ए बी पैकिंग हो गई, इजंट इट। तो यहाँ पे मेरे को हेक्सागोनल पैकिंग मिलता है, यू कैन सी दैट। ये हेक्सागोनल पैकिंग मिलता है, हेक्सागोन बनता है, ऑलराइट, दैट इज़ अ हेक्सागोनल पैकिंग। और इसका यूनिट सेल अगर मेरे को ड्रॉ करना है हेक्सागोनल में, सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंपली, सो दैट इज़ द यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ओके, और ऐसे 3 सेल से मेरा हेक्सागोन बनता है। ओके, तो ये मेरा हो गया ए बी। अब इसको 3D में लेके जाते हैं। अब इसका 3D बनाने के लिए मेरे को एक लेयर इसके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि ये स्फीयर्स लेता हूँ और ऊपर लगाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं रख सकता यहाँ पे। रीज़न क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। मेरे को क्लोज पैकिंग करनी है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रख रहा हूँ। ये जो ग्रूव था वहाँ पे मैंने ये रख दिया है। थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बैठता है क्योंकि ये मैंने बनाया। अब सेकंड देखो, सेकंड मैं यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि ये बैठेगा नहीं, ये स्फीयर्स है, इजंट इट। तो ये बैठेंगे नहीं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो सेकंड यहाँ पे बैठेगा बराबर, थर्ड यहाँ पे बैठेगा, फोर्थ यहाँ पे बैठेगा। इस तरह से मैं लेयर बिल्ड करूँगा। ओके, अब इसके पीछे वाली जो लेयर रहेगी यहाँ पे मेरे को इसको रखना पड़ेगा बराबर। ये ग्रूव में ही हमेशा फिट होते हैं। तो ये मेरी सेकंड लेयर बनेगी इस तरह से। ओके, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो ग्रूव था उसमें मैंने मेरा दूसरा स्फीयर रख दिया। ओके, ग्रूव में, तो बड़े आसानी से रह जाएगा, दैट इज़ नेचुरल, ऑलराइट। और मैं अगर वो फॉलो करता हूँ तो बराबर ग्रूव्स में ही ये बैठेंगे। मतलब ये जितने भी वॉइड्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड है, और वो ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड में मैं मेरा सेकंड वाला लेयर रख रहा हूँ। तो ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड दब जाएगा क्योंकि ऊपर में उसके एक स्फीयर है। ओके, तो इसको अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ये मेरी ए लेयर है, और ए लेयर इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द नेक्स्ट लेयर। ओके, जो मैंने इसके ऊपर रखी है, बिकॉज ये ग्रूव में है उसके। एग्जैक्टली अगर इसके ऊपर होती तो डैट वुड हैव बिकम ए।
बट ये साइड में रहने की वजह से, ग्रूव में रहने की वजह से ये हो जाएगी बी। ओके, सो ये मेरी फर्स्ट लेयर है और ये मेरी सेकंड लेयर है। इसको अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो ये इस तरह से लिख रहे हैं, तुमको फेंट वाले जो सर्कल्स दिख रहे हैं दैट इज़ माय फर्स्ट लेयर, और जो डार्क वाले सर्कल्स दिख रहे हैं वो हो जाते हैं मेरे सेकंड लेयर, दैट इज़ माय सेकंड लेयर। ओके, और यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, देखो कि ये जो अगर स्फीयर लेता हूँ मैं, ओके, सो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल वन, तो ये अगर फर्स्ट, ओके, सेकंड, थर्ड, और ये वाला जो ग्रीन वाला जो स्फीयर है वो फोर्थ, तो ये अगर 4 स्फीयर्स लेता हूँ मैं तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया, इजंट इट? टेट्राहेड्रल 4 अगर एटम रखते हैं अपन तो इट विल बिकम टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में या फिर इन स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड रहेगा उस वॉइड को अपन टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है ना? तो यू कैन जस्ट इमेजिन 3 स्फीयर एट द बेस, और एक स्फीयर में जो तीनों का स्पेस था, जैसे यहाँ पे 1 2 3, और जो स्पेस था यहाँ पे मैंने एक और स्फीयर रख दिया, सो दैट बिकम्स, जो बीच में जो वॉइड बनेगा उसको मैं बोलूँगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, सो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है यहाँ पे। एट द सेम टाइम अगर मैं ये लेता हूँ 1 2 और ये ब्लू वाला 3 नीचे वाला फर्स्ट लेयर का, और एट द सेकंड वाला यहाँ पे ले रहा हूँ, ये सेकंड लेयर के 1 2 एंड 3, तो ये जो ब्लू वाले जो स्फीयर्स है, ओके, 1 2 एंड 3 नीचे वाला, एंड टॉप वाले 1 2 एंड 3, तो ये जो है ये एक देखो हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये इस तरह से हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है अगर मैं एक साथ लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये 6 एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, और यहाँ पे तुमको एक वॉइड दिख रही है, दैट वॉइड इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल वॉइड। ओके, तो हेक्सागोनल वॉइड मेरे को यहाँ से दिख रही है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जो है मेरे को दिख नहीं रही है, क्योंकि वो यहाँ पे कवर हो रही है बाय द 4th एटम, और यहाँ पे ये जो 6 एटम्स है, ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जो 6 एटम्स है इनसे जो एक बीच में जो स्पेस बन रही है जिसको मैं क्लियरली देख सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज हेक्सागोनल वॉइड। ओके, तो इस तरह से 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं। सो इस डायग्राम में वही दिख रहा है तुमको, तो ये मेरा नंबर 1 2 एंड 3 एटम फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, और ये है 4th एटम फ्रॉम द सेकंड लेयर, और चारों से बीच में जो वॉइड बन रहा है दैट इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो मेरे को टॉप से विजिबल नहीं रहेगा। ओके, तो उसके बाजू में जो रहेगा अगेन दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल। इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रही है हर एटम के नीचे सेकंड लेयर में, इजंट इट? तो सेकंड लेयर में देखो ये भी सेकंड लेयर है, उसके एटम के नीचे जो वॉइड रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, सो हर एटम के नीचे देर इज़ गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ तो, और बॉटम व्यू ले रहा हूँ तो एटम के ऊपर में रहेगा वो वॉइड, इजंट इट? एनीवे इट डजेंट मैटर, लेकिन अपन टॉप व्यू देख रहे हैं, सो एटम के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, इतना तुम ध्यान में रखो। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो तुम, ओके, दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये फर्स्ट लेयर के मैं एटम्स मार्क कर रहा हूँ 1 2 एंड 3, ओके, सो ये वाला एटम जो नीचे में था उसको मार्क किया है एज अ 3, ओके, एंड देन सेकंड लेयर के 4 5 एंड 6, तो ये 6 एटम मिल के बीच में एक वॉइड बन रहा है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ओके, सो दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं तुमको ये वॉइड के स्ट्रक्चर्स भी दिखा दूंगा आगे। वी नीड टू नो व्हाट दीज वॉइड्स आर, उनका शेप क्यों होता है और इनको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, ये भी अपने को मालूम रहना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर में इनका स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं। ओके, जहाँ जहाँ पे ये 3 एटम्स का गैप बन रहा है वहाँ वहाँ मेरे को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑल दीज आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, सो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहे हैं अपने को। सो 2 तरह के वॉइड्स मिलते हैं। सेकंड लेयर में वी गेट टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और थर्ड लेयर ऐड करते हैं तो सेम प्रिंसिपल रिपीट होंगे। यू ऑल्सो अगेन गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन द सेम वे। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे मैं रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ द सेम थिंग। Okay, we'll try to recreate the tetrahedral voids and octahedral voids and these layers, और मैं 3 लेयर यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट लेयर है, you can clearly see that, and this is hexagonal close packing in 2D. Okay, so let's go and make 3D. तो 3D के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे बराबर बीचों बीच एटम ऐड करूँगा।
अब यहाँ पे देखो, मैंने जो ये लेयर रखी है वहाँ पे ये जो येलो वाले स्फीयर्स है उनके बीच का जो वॉइड था वो मैंने कवर किया है बाय दिस रेड स्फीयर। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना। एट द सेम टाइम ये सारे क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, और अब मैं ये ऐड करता हूँ, ये परफेक्टली नहीं होंगे। ओके, तो इतना परफेक्टली नहीं होता है जब मैन्युअली करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली डन बाय सॉफ्टवेयर्स, ओके, विच आई डोंट हैव, सो आई एम बीइंग मोर क्रिएटिव यहाँ पे। ओके, सो एज आई ऐड दिस लेयर व्हाट यू सी इज दैट ये फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, तुमको शेप से पता चल रहा है। बट यहाँ पे देखो तुम, ये जो 1, 2 and 3, ये जो 3 येलो वाले स्फीयर है और ये 3 रेड वाले स्फीयर है, that is going to be octahedral void. So I can see the octahedral void basically, मतलब I can see the background, black background तुमको clearly दिख रहा है यहाँ पे. So that is your octahedral void. Okay. Okay, तो एक और layer add कर देते हैं इसमें. So let's do that. Alright, now मैं third layer add करता हूँ. Okay, third layer मैं यहाँ पे add करूँगा red वालों के ऊपर. Okay, ये वाले portion में. So how do I do that? तो मेरे पास एक तो ये जगह है, ग्रू में ही मेरे को रखना है। सो दिस इज़ द ग्रू, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो ये जो वॉइड है ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इजंट इट। तो ये ग्रू में अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाजू में अगर मैं रखता हूँ तो ये जो थर्ड लेयर रखी है दैट इज़ नॉट सिमिलर टू एनी ऑफ द लेयर बिलो, इजंट इट। जैसे फिर से करते हैं तो देखो पहली लेयर ये है येलो वाली, सेकंड लेयर इज़ रेड। तो अगर मैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पे ये जो है उसके नीचे में कोई भी कंप्लीट स्फीयर नहीं है, इजंट इट। एक पूरे के पूरा स्फीयर नहीं है उसके नीचे में, मतलब कि ये थर्ड लेयर इज़ डिफरेंट। ओके, तो इसका मतलब पहले लेयर को अगर मैं ए बोलता हूँ तो सेकंड लेयर हो जाएगी बी और थर्ड लेयर हो जाएगी सी। ओके, तो इस तरह से मेरी थर्ड लेयर बनेगी। तो ये देखो वॉइड के ऊपर ही रख रहा हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, एंड ये लेयर किसी भी नीचे वाले लेयर से मैच नहीं कर रही है। तो ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एक और लेयर आ रहा है। तो यू कैन जस्ट गो लाइक दिस। ओके, सो ये लेयर हो जाएगी ए, येलो इज़ ए, रेड इज़ बी एंड ब्लू इज़ सी। तो इसको अपन बोलते हैं ए बी सी पैटर्न। ओके, तो ए बी सी पैटर्न जो होता है एफसीसी में जो होता है लेयर दैट इज़ ए बी सी जो मैंने अभी बताया था। दूसरा तरीका है मेरे पास थर्ड लेयर रखने का कि रादर देन कीपिंग इट ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आई कैन कीप इट ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओके, सो रिमेंबर दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, इजंट इट। तो ये टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल वॉइड है लेकिन इसके ऊपर मैं नहीं रख सकता, और यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इसके ऊपर मैं रख सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रू है। और as soon as I do that you should realize कि ये फर्स्ट वाले लेयर से बराबर मैच हो रहा है, isn't it? So फर्स्ट वाले लेयर से completely मैच हो रहा है। ओके, तो इसके नीचे अगर देखूंगा मैं तो फर्स्ट लेयर का येलो स्फीयर मेरे को दिखेगा पूरे के पूरा। तो ये मेरा थर्ड लेयर बन रहा है। ओके, एंड इफ आई डू दैट यू कैन सी दैट अगेन। ओके, इस तरह से अगर मैं बिल्टअप करते जाता हूँ तो बराबर फर्स्ट लेयर के ऊपर में थर्ड लेयर आ रही एग्जैक्टली। तो इसको मैं ए बी लेयर बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट है ए देन बी एंड जो थर्ड लेयर दैट इज ऑल्सो अगेन ए बिकॉज दैट मैचेस विद द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के साथ मैच हो रही है इसलिए इसको मैं फिर से ए बोलूँगा। तो ये हो जाएगा ए बी लेयर, ओके, या ए बी टाइप। ऑलराइट, तो ये अपने को मिलता है HCP में, ए बी टाइप मिलता है HCP में, और ABC टाइप मिलता है FCC में। ये समझ में आया? तो ये दोनों जो है क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, HCP एज वेल एज FCC, ये दोनों क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है दैट इज़ डिफरेंट। FCC में ABC, तो ये फिर से मैं एक बार तुमको दिखा देता हूँ ABC। तो ABC में क्या कर रहा हूँ, C लेयर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आ रही है। ओके, तो बी लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है उसके ऊपर थर्ड लेयर आ रही है, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है और इसीलिए ए बी सी लेयर बन रहा है। लेकिन अगर मैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखता हूँ तो ये फर्स्ट लेयर के साथ मैच होता है और मेरे को ए बी मिलता है।
ओके। तो ये देखो वॉइड्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तरह के वॉइड्स बन रहे हैं, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, और दोनों प्रेजेंट होते ही है, डजेंट मैटर तुम किस तरह से अरेंज कर रहे हो। मतलब इन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर तुमको दो टाइप के वॉइड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एक रहेगा टेट्राहेड्रल, एक रहेगा ऑक्टाहेड्रल। तुम ये वाली डायग्राम में देखो दोनों तरह के वॉइड्स तुमको दिख रहे हैं। टेट्राहेड्रल टी से इंडिकेट किया है, ऑक्टाहेड्रल ओ से इंडिकेट किया है। ठीक है, इनका लोकेशन अलग है। ओके, और ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है वो अलग है। 6 एटम अगर आ जाते हैं एक जगह पे इस तरह से तो यू गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये जो 4 एटम आ रहे हैं, तो 6 एटम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, जस्ट सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो सेंटर्स, हर स्फीयर का सेंटर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो हेक्सागोन मिल रहा है मेरे को, और यहाँ से जो वॉइड बन रहा है दैट इज हेक्सागोनल, या फिर सॉरी दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, और ये जो 4 एटम है 1 2 3 से ये ट्रायंगल बना है, और ये नीचे वाला जो स्फीयर है एक, वो चौथा, तो ये जो बन रहा है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो इस तरह से दो तरह के वॉइड्स बन रहे हैं। तो 3 एटम से जो ट्रायंगल बनेगा और उसको अगर मैं किसी दूसरे एटम से कवर करता हूँ तो दैट गिव्स यू अ टेट्राहेड्रल वॉइड। वो इस तरह का टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम का दिखेगा। ओके, ये 4 एटम से तुमको दिख रहा है, और अगर मैं वो वॉइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक अ टेट्राहेड्रॉन, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। द रीज़न वी आर कॉलिंग इट अ टेट्राहेड्रल वॉइड क्योंकि वो वॉइड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन के जैसा है, और वो इसलिए रहेगा क्योंकि ये 4 एटम से बना हुआ है। ओके, 4 एटम से टेट्राहेड्रॉन बनता है, इसीलिए वॉइड का शेप भी टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से बनता है। ये देखो ब्लू वाले 3 और ये रेड वाले 3, तो इस तरह से 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो यहाँ पे ये 3 का ट्रायंगल और ये 3 का ट्रायंगल एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया ट्रायंगल को, और उसको रख दिया मैंने इसके ऊपर, तो मेरे को ये दिखेगा। तो ये जो वॉइड बन रहा है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या इसको ऑक्टाहेड्रल होल भी बोल सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, वॉइड का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइड। इट लुक्स लाइक अ ऑक्टाहेड्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया? तो दो टाइप के वॉइड्स अपने को मिलते हैं, टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से बन रहा है। ओके, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। जहाँ पे 4 एटम आ गए वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, और जहाँ पे 6 एटम इस तरह से आ गए वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, मैं तुमको बताया था कि ए बी टाइप से अपने को हेक्सागोनल पैकिंग मिलता है। ओके, तो ये देखो पहली लेयर ए, फिर सेकंड लेयर बी, दैट इज़ डिफरेंट, थर्ड लेयर इज सेम एज ए, उसको भी ए बोल रहे फिर, एंड द फोर्थ लेयर इज सेम एज सेकंड लेयर, तो उसको बी बोल रहे। तो इवन नंबर वाली जितनी भी लेयर्स रहेंगी वो बी रहेगी, और ऑड नंबर वाली जितनी भी रहेंगी वो ए रहेगी। ओके, ये आर्बिट्ररी लेटरिंग है बेसिकली, बट फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ जितने भी आएंगे दिस आर गोइंग टू बी 7, दिस आर गोइंग टू बी सेम, एंड सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ ये जितने भी रहेंगी दिस आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो इससे अपने को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। राइट, तो ये ए लेयर, ओके देखो ए लेयर में हेक्सागोन बन रहा है। ओके, और उसको मैं कवर कर रहा हूँ विद दिस 3। ओके, और यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड भी रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी रहेगा, दोनों के दोनों, बिकॉज इट इज़ अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और उसके ऊपर मैं थर्ड लेयर रखता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज, जैसे ही मैं थर्ड लेयर रख देता हूँ इसके ऊपर, व्हाट आई गेट इज अ हेक्सागोनल पैकिंग। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, this is your second layer, and this is your third layer. This is A, this is B, and this is again A. So AB से मेरे को hexagon मिल रहा है, that's why this is called as AB packing. क्या AB type. ओके, ये तुमको ध्यान में रखना है कि AB टाइप किस में पाया जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर या HCP में, और HCP इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि HCP स्ट्रक्चर में AB टाइप होता है लेयर्स का, और इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होती है, सेकंड एंड फोर्थ लेयर सेम होती है। ठीक है, और ABC होता है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। तो यह है A लेयर, देन B, देन C,
और फिर रिपीट होते जाएगा ए बी सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो लेयर लेता हूँ मैं, इनसे मेरे को मिलता है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, सो ये अगेन जिस हिसाब से अपन लेयर्स रख रहे हैं उस हिसाब से अपने को दिख रहा है। ऑलराइट, और ये रहेगी ए बी सी ए, और इनको अगर मिला लेता हूँ मैं तो आई गेट अ क्यूब। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे क्यूब का एक हल्का सा डायग्राम भी दिया हुआ है, यू कैन सी दैट, आई होप यू डू। तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉम ए बी सी। ये बेसिकली ए बी सी ए है, बट एनीवे वी जस्ट कॉल इट एज ए बी सी। ओके, ए बी सी टाइप या ए बी सी टाइप, ठीक है। तो इसको अपन ए बी टाइप बोलेंगे HCP को, और CCP को बोलेंगे ABC टाइप। CCP इज इक्वल टू FCC, ध्यान में रखना, CCP और FCC में कोई भी फ़र्क नहीं है, ये इंटरचेंजेबल नेम है। इसको अपन जनरल में बोल रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ओके, या क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस। क्यूबिक है इसलिए क्यूबिक लगा रहा है, ओके, इट्स अ क्लोज पैकिंग, दैट्स वाई क्लोज। ऑलराइट, और FCC इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हर फेस के बीचों बीच एक एटम होता है, जो अपन ने इसके पहले देखे थे, दैट इज बेसिकली अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, सो बेसिकली डोंट गेट कंफ्यूज, FCC इज ऑल्सो इक्वल टू CCP, सेम चीज़ है। ओके, तो कभी कभी इसको CCP बोलेंगे, कभी कभी इसको FCC बोलेंगे, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो दोनों चीज़ें सेम होती है, ये मालूम रहना चाहिए। Okay, let's talk about a review question. Review question है the type of arrangement in FCC and HCP is respectively. तो FCC और HCP में कौन सी अरेंजमेंट होती है ये तुमको बताना है रिव्यू क्वेश्चन से। अगर ये अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान है। तो पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो इसका सोल्यूशन ये है कि FCC में हमको ABC टाइप पैकिंग मिलती है और HCP में AB पैकिंग मिलती है, AB टाइप एंड दिस इज ABC टाइप। तो देखो कौन सा चॉइस मैच हो रहा है, तो FCC में ABC एंड HCP में AB टाइप, तो करेक्ट आंसर इज B। ओके, तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पैरामीटर्स देखने यूनिट सेल के। ओके, देयर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, वो हमको देखना है। सो यहाँ पे अपन देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन A, D एंड R। ओके, A इज एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो दैट इज़ माई यूनिट सेल। तो A जो रहेगा दैट इज़ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज़ A। ओके, सो एज जो है दोनों का, मतलब यहाँ पे तो स्फीयर्स रहेंगे और वो स्फीयर्स के जो सेंटर लेके मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज़ माई एज, सो दैट इज़ द एज लेंथ A। ओके, द सेम टाइम D इज़ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब कि द एटम्स दैट आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर। तो दो एटम जो रहेंगे विच एवर, ये दो एटम कहीं पे भी हो सकते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी अपन ऐसा भी ले सकते हैं कि ये दो एटम है, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे। तो इसका रेडियस का डिस्टेंस ये हो गया, इसका रेडियंस का ये मेरा एज लेंथ हो गया, एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टचिंग एटम, दैट इज D। ओके, और दैट इज बेसिकली लाइक अ बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ हो गया, D इज योर बॉन्ड लेंथ। तो इसको अपन बोल रहे हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ऐसे एटम के बीच का डिस्टेंस जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब दैट इज गोइंग टू बी द नियरेस्ट एटम ना, जो टच कर रहा है दैट इज द नियरेस्ट, इजंट इट। एंड देन थर्ड पैरामीटर R इज द रेडियस ऑफ द एटम और आयन। तो यहाँ पे अगर क्लियरली देखिए, दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, D इज इक्वल टू 2R एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर ले रहे हैं अपन, दैट मीन्स द एटम्स आर टचिंग, तो D इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 2R। ओके, तो ये पैरामीटर्स है और इनका रिलेशनशिप इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्यूबिक सेल, वेदर इट इज प्रिमिटिव,
वेदर इट इज़ बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड या हेक्सागोनल, किस टाइप का सेल है उस हिसाब से इनका रिलेशनशिप रहेगा, इनके बीच का रिलेशनशिप रहेगा ए डी और आर के बीच का। तो सबसे पहले अपन रिलेशनशिप देखते हैं क्यूबिक सेल का। ओके, एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन, दिस इज़ अ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ओके, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है, तो दैट इज़ अ क्यूबिक सेल। और इसको अगर मैं कट पोर्शन में देखूँ तो दैट इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस, और ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी माई ए। ओके, दैट इज़ माई ए, so that is the edge length, isn't it? At the same time this is r, और जो distance है दोनों के बीच का that is also equal to d. Okay, so what I get is d is equal to 2r, that is always true, and a is also equal to 2r. Okay, तो cubic cell में बड़ा आसान है समझना relationship between these two. Okay, so if I want to calculate a relationship between d and a, तो मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ r इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस आई कैन से r इज इक्वल टू a बाई 2, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू r। ये हमको क्लियरली दिख रहा है, इजंट इट? तो अब हम लोग d, r और a इनका रिलेशनशिप निकालते हैं फॉर BCC। ओके, तो ये BCC है और ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर वाले आइटम है दे आर नॉट टचिंग। okay, they are not touching, but the corner वाले items are touching to the body centered वाला item। ये जो item है body centered वाला उसके साथ touch कर रहे हैं। okay, so यहाँ पे D is the distance between these two atoms, blue and white, any blue and any white, that is your D। R is the radius and A is your edge length, that is your A। ये हमको मालूम है, लेकिन रिलेशनशिप कैसा निकालते हैं वो देखो। तो सबसे पहले मेरे को रिलेशनशिप निकालने के लिए ऐसा पैरामीटर दिखना पड़ेगा जहाँ पे तीनों प्ले आउट होते हैं। ओके, सो रिमेंबर दैट दिस एटम, ओके, सो दिस एटम इज टचिंग दिस एटम एंड दैट इज ऑल्सो टचिंग एवरी अदर एटम, इजंट इट? तो मतलब इसका मतलब ये ब्लू वाला एटम इज टचिंग एवरी अदर एटम, यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम हियर। तो मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया, सो लेट मी जस्ट मेक दैट लिटिल स्ट्रेटर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सो ये लाइन जो है इस पर जितने भी एटम आ रहे हैं ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऑलराइट। एंड ये पीछे वाला कॉर्नर है, वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ नीचे, और ये नाउ व्हाट आई नो फ्रॉम दिस इज आई नो द एज लेंथ इज ए। ओके, एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4r। ओके, सो दिस इज r, दिस इज, सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दिस इज r, दिस इज 2r ब्लू के लिए, एंड ये ब्लू वाला, एंड ये जो है वाइट का दैट इज r। सो टोटल अगर करता हो तो दैट डायगोनल, ओके, इज एक्चुअली 4r। इस डायगोनल को हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, एंड यू कैन थिंक व्हाई, ऑलराइट। बड़ा आसान सा है समझना, क्योंकि ये बॉडी के डायगोनल में से जा रहा है। जैसे कि ये अपन रूम में बैठे हुए हैं, तो मैं अगर वो वाला कॉर्नर लेता हूँ, ओके, इस साइड का, और ये नीचे वाला इधर का कॉर्नर लेता हूँ, ठीक है ना, और वहाँ से उस कॉर्नर से ये कॉर्नर पे अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो ये बराबर बॉडी का डायगोनल हो गया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ बॉडी डायगोनल, अंडरस्टूड है? तो दिस इज बेसिकली लाइक दिस। ओके, ये ऊपर वाले पीछे का ऊपर वाला और नीचे का सामने वाला, ये वाले कॉर्नर्स में ज्वाइन कर रहा हूँ। सो व्हाट आई गेट इज अ बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू, फॉर BCC इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4r। So I know 4r, I know A, I don't know what this is. Okay? तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ। So let's make a different triangle. I make this, this and this. ये कैलकुलेट करने। अब इस केस में I know this, that is A, दोनों, और ये मैं आसानी से फिगर आउट कर सकता हूँ, alright? Simply by, so let's call this as x for now. ये x, सो x निकालना है मेरे को, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इससे एक्स स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ओके, और x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स a। ओके, सो दैट इज योर x विच इज़ दिस डायगोनल। अब मैं
मेरे को एक और पता चल गया डायगोनल, इजंट इट। तो ये डायगोनल लेके मैं ये पर्पल वाला जो ट्रायंगल है उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं x मान लेता हूँ। सो लेट्स कॉल दिस एज x। ओके, सो ये इसको बोल देते हैं x, दैट इज इक्वल टू x फॉर सिंप्लिसिटी। सो यहाँ पे पर्पल ट्रायंगल में भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। तो ये हो जाएगा सो a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस था ये हमने कैलकुलेट किया x, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, इजंट इट। तो ये हो गया x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a, ये स्क्वायर जो रहेगा वो बाहर रहेगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाता है 3a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a, ये भी तुमको ध्यान में रखना है। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4r। ओके, सो 4r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a एंड देयरफॉर वी कैन से कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4a। तो ये हमारा रिलेशनशिप है r के लिए। ओके, सो होपफुली ये क्लियर है। लेट मी जस्ट शो यू, आई मीन एग्जैक्ट रन कर देते हैं अपन इसका। सबसे पहले मेरे को ये ट्रायंगल लिया मैंने पर्पल वाला, इसमें ये जो डायगोनल है ये मेरे को मालूम है 4r, बट आई डोंट नो दिस ये जो है दिस इज़ अ फेस डायगोनल। तो इसका डिस्टेंस नहीं मालूम, उसके लिए मैंने ये ब्लू ट्रायंगल बनाया, क्योंकि ब्लू ट्रायंगल के दो साइड्स मेरे को मालूम है, दैट इज़ a, और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया, दैट बिकेम इक्वल टू दिस, ओके, x। सो ये हो गया अपना ये। और फिर ये पर्पल ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। सो आई नो x, आई नो a, और इसको मैंने x अज्यूम कर लिया और उसको x के लिए सॉल्व किया। सो x इज इक्वल टू आता है अपना अंडर रूट ऑफ 3a। ओके, और वी नो x इज इक्वल टू 4r, तो x की वैल्यू रख दी तो मेरा ये इक्वेशन बनता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4a। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4a। और देखो अगर d के लिए पूछा है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट d, ऑलराइट, क्योंकि वी नो दैट d इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू d/2। तो मैं यहीं पे r के जगह अगर d लिखता हूँ इस इक्वेशन में, तो r के जगह मैं d लिखता हूँ तो इट बिकम्स d/2, ओके, इक्वल टू रूट 3/4a, और ये इधर ला लिया। सो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। सो इट बिकम्स इक्वल टू d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, सॉरी, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2a। सो यहाँ पे d इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, तो r इज गोइंग टू बी ऑलवेज हाफ ऑफ d। तो वही तो है, देखो हमने r के लिए कैलकुलेट किया था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4a। So that means d is going to be equal to half of that, isn't it? So we simply divided this by 2, okay, and we got this. So d is equal to root 3/4a, okay. तो ये दोनों इक्वेशन जो है तुमको ध्यान में रखने हैं, d के लिए या फिर r के लिए, जस्ट और एक ही ध्यान में रखे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है d इज इक्वल टू 2r, दैट इज़ यूनिवर्सल। तो कोई भी एक अगर तुम ध्यान में रखते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, दूसरा तुम ये भी कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वो ध्यान में रख सकते हो, रूट 3/2। आई थिंक रूट 3 का वैल्यू होता है 1.7 समथिंग, ओके, एंड तो ये d इज इक्वल टू 1.7 डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरह से तुम ये वैल्यू भी ध्यान में रख सकते हो पूरी की पूरी। इट्स अप टू यू। इन जनरल ये कैलकुलेशन में आसान हो जाता है अगर तुमको वैल्यूज़ मालूम है, अदरवाइज यू कैन जस्ट इजीली कैलकुलेट, इट्स नॉट अ बिग डील। बट एनीवे दीज टू इक्वेशंस यू नीड टू रिमेंबर, ओके। The next we're going to look at relationship of D, A and R for face centered cubic lattice. ये अपना face centered cubic lattice है, and it's actually not that difficult for this particular case, okay, बड़ा आसान सा है। So in this case
what we'll do is we'll take any face. Okay, so if you look at this face, okay, यहाँ पे ये जो है ये एटम्स टचिंग है एक दूसरे को, कॉर्नर वाला और फेस सेंटर वाला, बट कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टचिंग नहीं है. सो द टचिंग एटम इज दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी योर D. Okay, alright, this is A. Okay, and R is your radius, which is this, and this is going to be 2 R. Okay, and again, so what we'll do is we'll draw a diagonal like this. This is a face diagonal, और ये triangle लेते हैं अपन. So in this case, I know this is A, I know this is A. Okay, I know this is 2R. Sorry, this is actually 4R. I know this is 4R. So I can easily draw a relationship between D is this one up to this particular point. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है that is D. Okay, so that is D. So let's derive the relationship. इसमें we'll take this triangle और ये अपना let's consider this hypotenuse as X. Okay, so X है अपना, so x square is equal to a square plus a square, sorry a square, so ये triangle ले लिया. Okay, so x square is equal to 2a square. Okay, now we know जिस इसको x के लिए calculate कर लेते हैं, x is equal to under root of 2a, that is your x. We know x is also equal to 4r, तो 4r is equal to root of 2a. Okay, and so we go for r is equal to under root of 2 by 4a. Okay, और ये इक्वेशन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते. रूट टू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4. ओके, 4 and root 2 times a. Okay, and so this becomes 2. So r जो हमारी फाइनल वैल्यू आती है that is a by 2 root 2. Okay, so that is r. Now if you want to calculate for D, we know D is equal to 2r. Okay, तो r is equal to always going to be D by 2, isn't it? तो इसको D रख देते, D by 2 is equal to a by 2 root 2. Okay, and so this equal to become 2 उधर जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, isn't it? So D is equal to a by root 2. Okay, so ये दो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है. R is equal to a by 2 root 2 and D is equal to a by root 2. Okay, इसके डेरिवेशन तुमको बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं. ऑब्वियसली नीट और JEE के हिसाब से डेरिवेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एट द पॉइंट, मतलब फ़िलहाल तो इवन इफ़ यू जस्ट नो द इक्वेशन दैट शुड बी इनफ, बट इफ़ यू नो द डेरिवेशन दैट इज़ गुड, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोना आस्क. ओके, सो यहाँ पे R और D का इस तरह से अपन रिलेशनशिप निकालते हैं. इसका मैं समरी बता देता हूँ तुमको. ओके, समरी बिटवीन A, D एंड R. सो देखो, अगर सिंपल क्यूबिक सेल है, ओके, तो उस सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ये मेरा सिंपल क्यूबिक सेल है और यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है. ये मेरे लैटिस पॉइंट्स है, रिमेंबर दीज आर माय लैटिस पॉइंट्स. तो इसका अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी a क्यूब, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द सेल्स. ओके, सब एज लेंथ, ये तो एज रहेगा वेदर इट इज़ FCC, BCC और FCC. ओके, तो एज लेंथ अगर मेरे को दिया गया है, मतलब a की वैल्यू अगर मेरे को दी है, तो आई कैन ऑलवेज कैलकुलेट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब. एटम्स पर यूनिट सेल BCC में 1 सॉरी सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, BCC में 2 होते हैं और FCC में 4 होते हैं. ये भी मैंने तुमको बताया है. ओके, एंड देन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विच इज़ D का रिलेशनशिप विथ A. सो D इज इक्वल टू A इन सिंपल क्यूबिक. ये D है क्योंकि एटम्स अगर मैं बड़े से ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट, तो दिस डिस्टेंस इज D एज वेल एज A. ओके, एंड फॉर BCC it is A by A root 3 by 2. ओके, एंड फॉर FCC A by root 2. जस्ट अभी अपन ने इसको देखा था.
Radius, so r is equal to a by 2, okay, or for BCC it is root 3 a by 4, and for FCC it is a by 2 root 2, okay. तो ये इनके रिलेशनशिप है. साथ में ही तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर भी ध्यान में रखना है. सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने तुमको बताया था कि इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज टचिंग अ सिंगल एटम, ओके. इसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. सो एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, तो सिंपल क्यूबिक में एक एटम को 6 एटम्स टच करते हैं, ओके. और BCC में 8 एटम और FCC में 12 एटम्स टच करते हैं सिंगल एटम को. सो कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको ध्यान में रखना है. सिंपल क्यूबिक के लिए 6, BCC के लिए 8 और FCC के लिए 12. तो ये मैं तुमको दिखा भी दूंगा, ओके, एक नए सिमुलेशन में नेक्स्ट इसमें मोस्ट लाइकली. तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि किस तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है, बॉडी सेंटर्ड ये कैसे दिखते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं तुमको नेक्स्ट इसमें दिखा दूंगा, ओके. सो फिलहाल तो ये तुम ध्यान में रखो. थोड़ा सा अगर कोई डाउट है तो उसको नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा होल्ड करो. जब मैं तुमको ये सिमुलेशंस दिखाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें तुम्हारे आई होप कि क्लियर हो जाएगी कि यूनिट सेल्स कैसे रहते हैं और किस तरह से ये दिखते हैं. मतलब ये वीडियो को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ कंबाइन में देखना है, ओके. तो अभी टाइम कम रहने की वजह से आई एम नॉट एक्चुअली एबल टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो राइट नाउ, बट आई विल डू इट टुमारो एंड आई विल डू दैट. I hope कि everything is clear so far. Thank you very much. I will see you in the next one. Okay, thank you. Bye bye.